सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल काइनेटिक्स लेसन इन वन शॉट। और ये एक रैपिड रिविजन सीरीज होने वाली है। इसमें हम लोग पूरी थ्योरी कवर नहीं करेंगे, पर हर एक पार्ट इसका देख लेंगे रिवीजन में। और इसके पहले आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए लेसन को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में मोस्टली क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म, उसके रेट से हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस ये सब है ये लेसन में। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक आता है ए से भी, समझो ये एक रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये रिएक्टेंट रिएक्ट होता है और ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, एवरेज के लिए हम लोग डेल्टा साइन यूज़ करते हैं। क्यों, यहाँ पे जो चेंज होता है, यानी कि जो ए इनिशियल था और जो ए फाइनल है उसमें जो चेंज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसके लिए हम उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट क्या होता है, कोई भी चीज़ अपॉन टाइम, यानी कि देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, ये हो जाता है रेट। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, जो टाइम लगा उसको चेंज होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन इसलिए हम डिनोट करते हैं क्योंकि ये जो है ये डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है और ये डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये घटते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है, इसके लिए हम इसके सामने माइनस साइन लगाते हैं। अब उसके बाद में आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम कब निकालते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, तो अगर हमें समझो एकदम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, तो उसके लिए जो चेंज रहेगा, काय का चेंज, जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज रहेगा और टाइम का जो चेंज रहेगा वो काफ़ी छोटा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे डेल्टा नहीं यूज़ करते हुए डी लगा देते, क्योंकि वो छोटा सा होता है। जो हम डिफ्रेंशिएशन में करते हैं बस वही वाला ही डी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो माइनस साइन उसी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए फॉर रिएक्शन, हाँ ये देखो ये रिएक्शन एक कंसिडर करो आप। अब इसके लिए हम लोग रेट लिखने हैं। ठीक है, अब रिएक्शन के लिए जब हम रेट लिखते हैं और उसके सामने से स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उसके, तो हम उसके लिए रेट कैसे लिखते हैं, -1 अपॉन ए। मतलब देखो ये जो ए है, ठीक है, अब इसके सामने का ये कोएफिशिएंट जो आएगा वो उसके डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, 1 अपॉन ये मल्टीप्लाइड 1 अपॉन ये रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय उसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ए के लिए ये इज इक्वल टू बी के लिए ये इज इक्वल टू ये सी के लिए और ये डी के लिए। ठीक है, बस ये जो होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसके सामने हम लोग माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि वो डिफॉर्म हो रहा है। ये तो हमने यही देख लिया था। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसके लिए हमें ये कोएफिशिएंट्स लगाना होता है। ठीक है, डिवाइड में। ठीक है, इससे अपन डिवाइड भी कर दिए तो वही हो जाएगा। ठीक है, -1 अपॉन ये इसका कोएफिशिएंट है। अब उसके बाद में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो काफ़ी वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जैसे कि देखो पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ कुछ रेट बढ़ते हैं। मतलब देखो आपने देखा हुआ है कि एक्सोथर्मिक जो होते हैं उनमें हीट बाहर निकाली जाती है। ठीक है, और जो एंडोथर्मिक होते हैं उनमें हीट गेन करी जाती है। तो ठीक है, दोनों के लिए जैसे एक के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और एक के दूसरे के लिए टेम्परेचर घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ये डिफरेंट इसमें डिफरेंट टाइप होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, अगर कैटेलिस्ट है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। वो कैसे एनर्जी बैरियर जो है उसे कम कर देता है, तो उसकी वजह से वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए रेट लॉ। ठीक है, अब रेट लॉ क्या बोलता है कि ये देखो ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये अब एक रिएक्शन है, कंसिडर कर लो ये एक रिएक्शन है। तो इसके लिए जब अपन रेट लॉ लिखेंगे, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे जब हम इसके लिए, तो वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके कॉन्सेंट्रेशन पे, रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रेस्ट टू द पावर, ये जो होता है ये ए और बी, ये इनके कोएफिशिएंट रह भी सकते हैं और ये नहीं भी रह सकते। क्यों, क्योंकि ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, जो रेट हम निकालते कोई भी रिएक्शन का, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, ये हम ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो ये जो ए और बी है ये इनके सामने के ये कोएफिशिएंट रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते। ठीक है, अब जब हम इसे ये
प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं तो उसके सामने के लग कर आ जाता है, ठीक है। अभी जो के होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो के है ये सिर्फ एक रिएक्शन पे डिपेंड करता है और एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो अलग अलग रिएक्शन होती है उन सबके लिए अलग अलग होता है वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, या फिर वन स्टेप। एलिमेंट्री रिएक्शन को हमने यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड होती है, यानी कि बस एक स्टेप में रिएक्शन खत्म हो जाती है, उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में, तो वो मॉलिक्यूलरिटी बताती है, ठीक है। अब इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कभी भी जीरो, नेगेटिव या फिर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो जीरो मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड हो गए तो भैया रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर फ्रैक्शनल आधा मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल ऐसे तो कोलाइड होते नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद में ये निगेटिव नहीं हो सकते, माइनस में कभी कैसे कोलाइड हो गए, ठीक है। उसके बाद में इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है पर वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। डजंट टेल अबाउट रेट और ये मैकेनिज्म या फिर रेट के साथ में कुछ इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। अब उसके बाद में इसके 3 टाइप्स होते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर रिएक्शन और ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, अब जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड हो रहा है, रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल या फिर एटम कोलाइड हो रहा है, उसे हम यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, ठीक है। मतलब देखो अपन एक ऐसे वो ले लेते हैं, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यूनिमोलिकुलर का, ठीक है। समझो हमने HCl ले लिया, अब HCl को हमने UV लाइट में एक्सपोज किया तो वो टूट के बना रहा है H2 प्लस Cl2। ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, पर फिर भी देखिए यहाँ पे जो है इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हम इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट जहाँ पे भी 1 होता है, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी रिएक्शन में जो ये एक ही रिएक्टेंट हमें दिखता है, ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो फिर हम उसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि 1 मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रोसीड कर रहा है। अब उसके बाद में आता है बायोमोलिकुलर, तो बायोमोलिकुलर में तो देखिए ये हम हेबर्स प्रोसेस का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर ये भी ले सकते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स यू ट्वाइस HCl, ठीक है। तो इसमें देखो ये 1 1 1 प्लस 1 2 हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें दो मॉलिक्यूल पार्ट लेते हैं वो बायोमोलिकुलर हो जाती है, वैसे ही ट्राइमोलिकुलर भी रहती है, ठीक है। अब उसके बाद का टॉपिक आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है, सम ऑफ पावर रेज टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रेट लॉ देखा था कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो अपन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ए है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, ठीक है, और ये जो बी है पे ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, ठीक है। अब इनके रेज टू द पावर में कुछ कोएफिशिएंट होते हैं, अब जो कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये क्यों नहीं हो सकते, ये क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ठीक है, हमने नहीं निकाला हुआ है, ठीक है। तो वो ये एक्सपेरिमेंटली ये भी आ सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकते, ठीक है। तो ये दोनों का जो सम होता है, तो ये देखो ये जो ए और बी है इसका जो सम होता है वो ऑर्डर डिटरमाइन करता है, जो अपने रेट जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर डिटरमाइन करता है, ठीक है, ये दोनों का सम, ठीक है। ए बी कैन नॉट बी, हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो ए या फिर बी है ये कैन बी और कैन नॉट बी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये इसके कोएफिशिएंट हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एंड कैन बी 0 1 2 3 एंड इवन फ्रैक्शनल, ठीक है। ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है और 0 1 2 3 ये हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पहले हम इसका क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में दोनों में आ चुका है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट सबसे पहले क्या होता है, ये जो हम रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का, तो वो जो के होता है, ठीक है, जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के जो के लगाते हैं उसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि देखो के यूनिट्स ये है, बताओ ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। देखो ठीक है, सबसे पहले लिखो मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकंड्स की पावर -1, ये हो जाता है यूनिट्स ऑफ के। अब यहाँ पे जो n जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। देखो जो सबसे समझो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ सेकंड की पावर -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब वहाँ पे अगर हम लोग 0 लिख दिया n की जगह पे तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए रेट कांस्टेंट के हमने यूनिट्स निकाले तो वो क्या आएगी,
मोल पर लीटर और सेकंड -1, क्योंकि एन की जगह पे हम 0 डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है, हाँ ये देखो एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और आज की वीडियो में हम लोग जीरो ऑर्डर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें आ नहीं रहा था, और अगली इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर वगैरह भी देख लेंगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। क्यों? क्योंकि वो जो ए प्लस बी की वैल्यू जो आ रही है वो जीरो आ रही है, तभी उसका ऑर्डर जीरो है ना। तो ये दोनों जब जीरो रहेंगे तभी इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। तो ये इनकी पावर जीरो हो जाएगा 1, यानी कि जो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट, जो कि के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट हो गया कि इनके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। जो ए नॉट होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, और जो ए टी होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, ठीक है। और उसके बाद में, और जो टी होता है वो टाइम टेकन, ए नॉट से ए टी होने के लिए जितना टाइम लगता है वो टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में जो होता है टी हाफ, तो सबसे पहले देखो हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ मतलब देखो कोई एक रिएक्शन है, ठीक है। अब वो जो रिएक्शन होती है उसको 50% कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लग रहा है, ठीक है। समझो हमने ए नॉट करके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट ली है, ठीक है। हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली है ए नॉट ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है। अब इसकी जब कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई टू हो जाएगी, ठीक है, ए नॉट बाई टू, तो ये हो जाएगी 80। तो ए नॉट से ए नॉट बाई टू होने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो उसके लिए टी हाफ इजिकल टू ए नॉट बाई टू क्या हो जाता है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन इसलिए नहीं देख रहे, रैपिड रिएक्शन है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह नहीं देख रहे, ठीक है। तो ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जेईई मेंस नीट में आ चुके हैं, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर के लिए और ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए तो देखो ये एक सीधा स्लोप आता है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की वो घटते जाती है टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाता है, तो इसकी जो स्लोप की वैल्यू है वो माइनस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो सेकंड ग्राफ है वो है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो वो जो एक सीधी लाइन आ जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के साथ में तो कुछ वेरी नहीं होता है ना, तो वो कॉन्सेंट्रेशन तो कम ही होते जाता है, और वो जो रेट होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। थ्रू आउट द रिएक्शन जो रेट होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसके लिए वो सीधी लाइन आ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि लग रहा है कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, पर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो H2 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HV लाइट गिव्स ट्वाइस HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेईई मेंस वगैरह में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो आता है वो हेबर्स प्रोसेस है। जो हेबर्स प्रोसेस देखे था हमने, जो अमोनिया, जब हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया देखते हैं वो किस में, हेबर्स प्रोसेस में, तो उसकी जो रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो मतलब वो जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी, तो उसके लिए हम लोग जब अगर समझो कुछ निकालना रहा तो ये दो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो ट्वाइस NH3 गिव्स जो है N2 + थ्राइस H2, ये जो दो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख कर जाना। और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये दोनों में डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या डिफरेंस होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ये हमें पता होता है, ये हम रिएक्शन पे देख के निकाल सकते हैं। ये कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन फ्रैक्शनल, लेकिन ये जो होता है ये जीरो को छोड़ के जीरो निगेटिव फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज होल नंबर होता है, लेकिन एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक है, बस। और ये डजंट टेल अबाउट रेट और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये ऑर्डर बता देता है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, और वीडियो आते रहेंगे। इसके पहले हमने दो लेसन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कौन से, एक थर्मोडायनेमिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो आपको देखने हैं तो आप देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। और थैंक यू।